Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर और MA फाइनल ईयर की क्लास में मैं आज आपको संधियों के प्रकार के बारे में, वर्गीकरण के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि रेड इंक से संधियों का वर्गीकरण लिखा है। और संधियों के वर्गीकरण के संबंध में जो विद्वानों की, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की बात करें तो इन विद्वानों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इसमें दो विद्वान मैंने आपको दिए हैं, एक हॉलैंड और प्रोफेसर ओपनहेम। दो विद्वान मैंने दिए, लेकिन इसके अलावा भी अन्य विद्वान ऐसे हैं, काफ़ी विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने संधियों के वर्गीकरण के बारे में चर्चाएं की हैं। इसके अंतर्गत मैं आपसे जो प्रोफेसर हॉलैंड ने संधियों के वर्गीकरण के काफ़ी प्रकार हमें बताए हैं, और इस प्रकार में पहला आता है पॉलिटिकल टेरिटरी या राजनीतिक संधि। इस राजनीतिक संधि अर्थात इस वर्ग में वे संधियाँ आती हैं जिनका संबंध पूरी तरह से मान्यता, सीमा, शांति, देशीयकरण आदि से होता है। अर्थात राजनीतिक संधियों में राजनीतिक मुद्दों को, राजनीतिक विषयों को लिया जाता है, और वो राजनीतिक विषय हैं मान्यता है, सीमा संबंधी मसले हैं, शांति वार्ताएं हैं, देशीयकरण है, आदि आदि। ये सारे राजनीतिक संधि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है वो है व्यापारिक संधियाँ। व्यापारिक संधियों में के अंतर्गत आप जैसे इन संधियों का संबंध नौचालन, वाणिज्य और मछली गाह आदि से होता है। यानी कमर्शियल जितने भी मसले होते हैं वो व्यापारिक संधियों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी जो प्रकार उन्होंने बताया है वो है सामाजिक संधि। सामाजिक संधि से तात्पर्य है कि विभिन्न राज्यों में पारस्परिक व्यवहार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक व्यवहारों को बढ़ाने के लिए, व्यवहारों को बढ़ाने के लिए जो संधियाँ की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सामाजिक संधियाँ कहलाती हैं। बहुत सामान्यतः इसमें जैसे हमारे यहाँ खेल होते हैं, और आप इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय समारोह जो सामाजिक समारोह होते हैं वो इसमें आते हैं। इसके अलावा इस सामाजिक संधि के अंतर्गत एजुकेशनल जितने भी मसले हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति के हों, चाहे पढ़ाई से संबंधित हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सामाजिक संधियाँ कहलाती है। अर्थात ये क्या करती है? फैसिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। चौथा बिंदु हमारा आता है कि दीवानी संधियाँ, या इसको आप दीवानी न्यायिक संधियों के नाम से भी दीवानी न्यायिक संधियों के नाम से भी जाना जाता है। दीवानी न्यायिक संधियों से यहाँ तात्पर्य है कि इस संधि के अंतर्गत ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि से संबंधित जो मसले होते हैं उन मसलों को लिया जाता है। फौजदारी संधियों से यहाँ तात्पर्य है कि जिस संधि का उदाहरण कोई भगोड़े हमारे जो अपराधी होते हैं जिनका प्रत्यर्पण मांगा जाता है, वो फौजदारी संधि के अंतर्गत आता है। अर्थात यहाँ ये स्थितियाँ साफ हैं कि हॉलैंड ने राजनीतिक संधियों में राजनीतिक मसलों को, व्यापारिक संधियों में व्यापारिक मसलों को, सामाजिक संधियों में सुविधाओं को बढ़ाने के मसलों को, दीवानी मामलों के अंदर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि मसलों को, और फौजदारी में प्रत्यर्पण से संबंधित मसलों से संबंधित जो संधियाँ की जाती हैं उनका विवरण किया है, जिन्हें उन्होंने 5 भागों में विभक्त किया। प्रोफेसर ओपनहेम ने भी इसी प्रकार से संधियों के 2 प्रकारों का वर्णन हमारे सामने किया, और वो है विधि निर्माण करने वाली संधियाँ और अन्य उद्देश्यों से निर्मित संधियाँ। विधि निर्माण संधियों से यहाँ तात्पर्य है कि हम इस बात से परिचित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण के लिए कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था नहीं है।
अतः ऐसे में राष्ट्र क्या करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में आपसी संधियां कर लेते हैं। उनका स्वरूप कानूनी होता है और उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में निर्माण करना होता है। तो ये क्या कहलाती है? विधि निर्माण संबंधी संधि। इसी तरह अन्य संधियों के अंतर्गत वो संधियां आती हैं जिनका उद्देश्य कानून बनाना तो नहीं होता है, बल्कि अन्य सुविधाएं या अन्य व्यवहार स्थापित करना होता है। वह अन्य उद्देश्य से निर्मित संधियां कहलाती हैं। ये इसके अलावा अगर बच्चों आप देखेंगे तो कॉल्वो, वेटल, मैकनायर, अन्य और इसके अलावा भी 2-4 विद्वान आपको और मिलेंगे जिन्होंने संधियों के प्रकारों को हमारे सामने इंगित करने का प्रयास किया है। इसी प्रयास के अंतर्गत मैं आपको एक ब्लू इंक में लिख रहा होगा अन्य प्रकार की संधियां। तो ये विद्वानों ने जो संधियां दी, इसके बाद सामान्य रूप में अगर हम संधियों से संबंधित बात करें तो 4 बिंदु आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक है द्विपक्षीय संधियां, दूसरा है बहुपक्षीय कानून निर्माण संधियां, तीसरा है शांति संधियां और चौथा है गारंटी देने वाली संधियां। इन संधियों के अंतर्गत सारी बातों को कवरअप किया गया है और इसी कवरअप में मैं आपको पहला बिंदु है वो ले लेती हूँ। पहला बिंदु हमारा आता है द्विपक्षीय। इसमें है द्विपक्षीय संधियां। द्विपक्षीय संधियों से यहाँ तात्पर्य है कि द्विपक्षीय संधियों से तात्पर्य 2 राज्यों के मध्य होने वाली संधियों का संबंध द्विपक्षीय होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत नागरिकों के निजी समझौतों में समानता रखी जाती है। इस संबंध में प्राय निजी संविदा से संबंधित संधियां इसमें होती हैं और अगर इसका कंट्रीब्यूशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में लें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्माण से रिलेटेड जो इसकी भूमिका है वो नगण्य होती है, क्योंकि इसका संबंध पूरी तरह से 2 देशों के नागरिकों या निजी संविदाओं से जुड़ा होता है। अतः इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विपक्षीय संधियों के नाम से जानते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा मुद्दा आता है बहुपक्षीय कानून निर्माण संधियां। बहुपक्षीय कानून निर्माण संधियों के अंतर्गत हमें इन्हें सामान्य संधियों के नाम से भी जाना जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं। पहली कानून निर्माता संधियां और कानून निर्माता संधियां और दूसरा इसमें आ जाता है अन्य विषयों से संबंधित संधियां। पहले कानून निर्माता संधियों से तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य केवल कानूनों का निर्माण करना होता है। अतः यह कानून निर्माण की संधियां करते हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अत्यधिक है। ठीक है। इसी में अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो बहुपक्षीयों में यहाँ राजनीतिक हितों के साथ साथ सामाजिक हित, आर्थिक हित, सांस्कृतिक हित आदि को भी ध्यान में रखा जाता है और उससे संबंधित संधियां भी की जाती हैं। तो इन सामान्य संधियों का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक भी हो सकता है और बहुआयामी भी हो सकता है। बहुआयामी में आप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विषयों को भी इसके अंतर्गत जोड़ सकते हैं। अतः ये बहुपक्षीय कानून निर्माण संधियां होती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्माण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें तीसरा बिंदु जो आता है शांति संधियां। शांति संधियों से यहाँ तात्पर्य है कि तात्पर्य कि वे संधियां जो युद्ध के बाद होती हैं। युद्ध में हारे हुए राष्ट्र इन संधियों पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होते हैं और विजेता राज्य जो होता है वो अपनी शर्तों के अनुसार राष्ट्रों द्वारा मनमुटाव दूर करने के लिए संधियां करता है और ये संधियां स्थापित रहें इसके लिए वो है हारे हुए राष्ट्र पर दबाव
बनाए रखता है और उस पर संधियाँ करवाता है। और इसके अंतर्गत आप 1919 की वार्सा पैक्ट इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। इसमें जो चौथी और अंतिम संधि आती है वो गारंटी देने वाली संधियाँ। गारंटी देने वाली संधियों से यहाँ तात्पर्य गारंटी देने वाली संधियों का यहाँ तात्पर्य कि राष्ट्रसंघ की स्थापना से पहले 1920 में न्यायवेताओं ने गारंटी संधियों के दायित्व के क्षेत्र का विस्तार किया। इस संधियों के अंतर्गत राजनीतिक स्थितियों की स्थापना एवं दायित्वों के निर्वाह के साथ साथ विशेष दबावों की भी रचना की गई थी। और इसमें जैसे उस समय जो स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम जो तटस्थ राज्य थे, उन तटस्थ राज्यों की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई थी। यह सभी राष्ट्रों द्वारा दी गई सामूहिक गारंटी थी। ठीक है, अर्थात गारंटी देना यानी अगर कहीं कोई नुकसान होता है तो आई एम इज दिस स्टेट रिस्पॉन्सिबल आदि आदि। अर्थात यहाँ तात्पर्य है कि यहाँ गारंटी है ना, कि अगर इसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी। इस तरह की जो संधियाँ हैं वो गारंटी देने वाली संधियाँ कही जाती हैं। ये तो हुई बच्चों की संधियों के प्रकार, हमने हॉलैंड ओपनहीम के अनुसार पढ़े और सामान्य प्रकार इसके पढ़ लिए। अब यह है कि कुछ अवैध संधियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून में विवादित विषय रही हैं। वो अवैध संधियाँ कौन, ये जितनी भी हम बात करें वो सारी वैध संधियाँ हैं। ठीक है, तो कुछ अवैध संधियाँ भी हैं और उन अवैध संधियों में पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विरोधी संधि, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध अगर कोई संधि की गई है तो वह अवैध संधि है। अनैतिक संधि से यहाँ तात्पर्य है कि अनैतिक संधि से यहाँ तात्पर्य है कि दो राष्ट्रों के बीच में अगर आक्रमण है तो तीसरा राष्ट्र उसमें अवैध रूप से उनके बीच में आकर संधि कर ले, उनके बीच संधि कर ले, तो वो इस तरह की वो अनैतिक कार्य कहलाता है। व्यवहारिक न होना, अर्थात व्यवहारिक न होना इससे तात्पर्य कि संधि की कुछ शर्तें ऐसी निश्चित की जाती हैं जो व्यवहारिक रूप से जिनका पालन नहीं किया जा सकता वो व्यवहारिक संधियाँ नहीं होती। अनुचित दबाव, ये बात स्पष्ट है कि बलपूर्वक दबाव डालकर, धमकी देकर या अन्य किसी अनुचित दबाव से किसी राष्ट्र पर संधि करवा लेना, किसी राष्ट्र को से संधि करवा लेना अनुचित अनुचित दबाव कहलाती है और ये अवैध संधियों के अंतर्गत आती है। इसी में है कपट द्वारा संधि, यानी किसी गलत मानचित्र को दिखाकर, नदियों की दिशाओं को गलत बताकर, शहरों की स्थिति को गलत बताकर जो संधि की जाती है वो कपट संधि कहलाती है। सातवां और सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों का न होना, अर्थात जो वैध संधियाँ होती है वह स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों के मध्य ही होती हैं। इसमें संप्रभुत्व संपन्न व किसी तटस्थीकृत या पराधीन राज्यों के बीच में ये संधियाँ नहीं होती हैं। अगर ऐसी संधियाँ होती हैं तो वो अवैध कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित दायित्वों के प्रति प्रतिकूल होना, यानी कोई ऐसी संधि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धाराओं के अनुसार गलत है। तो यूएनओ के चार्टर की धारा 103 में स्पष्ट लिखा है कि इस तरह की गई संधि पूरी तरह से अवैध होगी, प्रतिकूल होगी। ठीक है, ये जो 7 बिंदु हैं, इन सात बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अवैध संधियाँ भी होती है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अगर कोई हो, अनैतिक हो, अव्यवहारिक हो, अनुचित दबाव से हो, कपट द्वारा हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों
का सम्मिलित न होना हो और यूएनओ द्वारा निर्धारित दायित्वों के प्रतिकूल अगर हो तो हम उसे अवैध संधियों के नाम से जानते हैं और इनका विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत होता है। मैं आज की क्लास के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि इसके लिए अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो रमेश दुबे की पुस्तक है, उसका आप सहारा ले सकते हैं। और डॉक्टर S.A. सिंघल की एक पुस्तक आपको मिलेगी, डॉक्टर कपूर और डॉक्टर टंडन की पुस्तक भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित आपको मिलेगी। उसके माध्यम से आप अपने नोट्स को और प्रिपेयर कर सकते हैं। डॉक्टर सील के आशोपा भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में उन्होंने भी पुस्तक लिखी है। तो इन पुस्तकों के माध्यम से आप अपने कार्य को और गति दे सकते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।